नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राजनीति कई आश्चर्यजनक संभावनाओं और चमत्कारों से भरी होती है, आप सब जानते हैं। और इस बात का एक उदाहरण आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। एक अरसे से शांत बैठे हुए मुलायम सिंह यादव ने आज समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया, जबकि उनका उस कार्यक्रम में आने की कोई सूचना पहले से नहीं थी। नेताजी के अचानक पहुंचने से उनके बेटे यानी अखिलेश यादव भी हक्का बक्का रह गए। दरअसल आज समाजवादी पार्टी की जन अधिकार जनक्रांति यात्रा जो है उसका समापन था, जिसमें अखिलेश यादव जो हैं उन लोगों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक नेताजी वहां पहुंच गए। अखिलेश यादव ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें बैठाया और अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी को देखकर हिंदी में शब्द ही नहीं निकल रहा है। वहीं मुलायम सिंह ने कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, भीड़ देखकर हम खुश हैं। तो क्या कुछ कहा है मुलायम सिंह यादव ने, क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, ये सब हम अभी देखेंगे इस कार्यक्रम में। और समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र का ये सरप्राइज जनता को भी काफी चौंका रहा है। वैसे बीजेपी में जो अभी उत्तर प्रदेश में जो शासन कर रही है, उसमें भी योगी जी को यानी कि सीएम योगी जी को सरप्राइज देने की तैयारी शायद बीजेपी के भीतर ही हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा अभी हुई नहीं है दोस्तों, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर बीजेपी में भी बहस शुरू हो गई है। वैसे तो आदित्यनाथ योगी अपनी सीएम की कुर्सी 5 साल तक बरकरार रखेंगे, यानी कि सीएम की पारी जो है 5 साल की पारी, वो सफलतापूर्वक पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ दिनों पहले केंद्र के साथ उनकी तनातनी की खबरें भी थी, ये हम आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन फिर आरएसएस के यानी संघ के बीच बचाव से यह तय हो गया कि बीजेपी योगी जी यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे रख करके ही चुनाव लड़ेगी। पीएम मोदी ने भी सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक तौर पर योगी जी की तारीफों के पुल बांध करके ये संदेश दिया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। बीच में आप लोग जानते हैं कि खबर ऐसी भी आई थी कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं, यानी कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच। लेकिन अब फिर से यह सवाल उठने लगा है कि यूपी में अगर बीजेपी फिर से जीत हासिल करती है तो सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन बीजेपी क्या जीत हासिल करेगी, यह भी बड़ा सवाल है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या यह भी समझेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी जो है उसकी तैयारी कैसी चल रही है, वो क्या कर रही है। और आज मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन दोनों बाप बेटे के अलावा चाचा भी आज सरप्राइज देते हुए नजर आए हैं। चाचा ने भी कहा है कि समाजवादियों को एक साथ आना चाहिए, यानी कि शिवपाल यादव। तो बहुत सारी बातें हैं आज इसी में चर्चा के लिए, इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिल्पी चौधरी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको बता दूं कि शिल्पी चौधरी समाजवादी नेता हैं। शिल्पी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी राजेश श्रीवास्तव जी। राजेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय ग्रेटर नोएडा से। तो आप सबका स्वागत है। लगभग सभी हम सब, और मैं ये कार्यक्रम नोएडा से कर रहा हूं, तो यानी हम सब लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में हैं और उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं। शायद चर्चा में आप लोगों को मजा आएगा। तो आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो आप अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चर्चा आज आगे बढ़ाने से पहले आइए सबसे पहले देखते हैं कि अखिलेश यादव जी जिस सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अचानक उनके पिता और समाजवादी पार्टी के मुखिया कहें तो मुलायम सिंह यादव पहुंचे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है, यानी नेताजी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनेंगे। उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए उसे सुनते हैं। ये यात्रा जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के
हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा जब सरसों का तेल महंगा हो गया था। जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलावट करके चीजें सस्ती करना चाहते हैं और अपना सिलेंडर नाप के रखना। अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से, तो बताओ कैसी सरकार है ये। तो सुना आपने, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो उनके भाषण हालांकि और भी लंबा है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हम सुना रहे थे। और सबसे बड़ी बात की अब की बार 400 के पार, 403 सीटें हैं शिल्पी जी, 403 सीटें, 400 के पार, 401 मान लेते हैं, 2 सीटें किनके लिए? ये कांग्रेस को देनी पड़ेगी मजबूरी में। एक कांग्रेस को देनी पड़ेगी और एक आम आदमी पार्टी ले जाएगी। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम सफाया हो जाए इनका। जनता इतनी ज्यादा त्रस्त है इन लोगों से, इतनी ज्यादा त्रस्त है। आप देखिए फिरोजाबाद से लेके पश्चिमांचल तक, पश्चिमांचल पूरा इस समय वायरल के चपेट में है और ये कह रहे हैं कि डेंगू है, जबकि ये अनुमान था कि अगस्त से अक्टूबर तक 3rd वेव कोरोना आएगी जो कि बच्चों को प्रभावित करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पीकू का उद्घाटन किया था, ये आपका पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स का हर अस्पताल में उन्होंने लोकार्पण करके बड़ी बड़ी हेडलाइन छपवाई थी। बावजूद उसके सिर्फ फिरोजाबाद में ही 54 बच्चे मर चुके हैं, लखनऊ में 50 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। हर जगह के डॉक्टर उसका एक अलग लक्षण बता रहे हैं। गैस, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, किसानों के साथ जो अत्याचार हुए वो तो सारी दुनिया जान रही है, लेकिन जो अनुमान थे विशेषज्ञों को उसको दरकिनार करते हुए बावजूद कि 54 बच्चों की मृत्यु हुई, स्कूल खोल दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली चाहती क्या है, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। वो आपको महंगाई की मार से भी मार रही है, वो आपको खाद्यान्न की मार से भी मार रही है, वो आपको स्वास्थ्य कुछ दे नहीं रही है, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है और उसने उसी बीच स्कूल भी खोल दिए हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। जनता ये तो आप दिखा रहे हैं कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने पार्टी कार्यालय के भीतर कहा। हम लोग 3 दिन पहले जब बख्शी का तालाब में भगवती सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण होना था और हम सड़क किनारे खड़े हुए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए, तो जनता जो निकल रही थी वो चिल्लाते हुए निकल रही थी कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। और कई लोग रुक करके मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इनसे मुक्ति दिलाइए, हम इनसे मतलब पीड़ित हो चुके हैं और सिर्फ आप लोग हमें इनसे मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये एक बड़ा सरप्राइज करने वाला फैक्टर था कि हम तो चलिए पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
लेकिन वो लोग, आम जनता, चलती हुई जनता जो ऑटो से चल रही है, जो रिक्शों से चल रही है, जो ट्रकों से चल रही थी, वो चिल्ला रही थी कि अखिलेश यादव जिंदाबाद और हमको बचाइए। तो अब अगर जनता कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में भविष्य देख रही है प्रदेश का और वो त्राही मांग कर रही है, तो ऐसे में अगर हमारे नेता ने कहा है कि 400 हमारे पास, तो या 401 आप कह रहे हैं, तो मैं धन्यवाद कहूंगी आपको। हम 2 सीटें छोड़ रहे हैं, एक कांग्रेस के लिए और एक आम आदमी पार्टी के लिए। जी, तो एक कांग्रेस के लिए और एक आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन चाचा जी क्या करेंगे? क्या शिवपाल यादव जी जो हैं वो साथ में आएंगे? ये समझना होगा। लेकिन सबसे पहले आज शिवपाल यादव जी भी, उनका बयान भी आया है। आइए उनके बयान को सुनते हैं और उससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और शायद तब शिल्पी जी कहेंगे कि नहीं, एक सीट चाचा जी को दे देते हैं। आइए सबसे पहले चाचा जी को सुनते हैं। ये हमारे परिवार की परंपरागत जिला रहा है, संभल से लेके गुंदौर से लेकर के यहाँ से नेताजी भी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ से भी चुनाव लड़ चुके, संभल से भी नेताजी कई बार एमपी रह चुके, इधर बदायूं से धर्मेंद्र रह चुके हैं। तो देखिए जब अभी देखिए अभी तो जो मांग है यहाँ के लोगों ने आज मांग उठाई है, तो अभी तो हमें बात करना है, अपने समाजवादी में भी बात करना है, परिवार में भी बात करना है। परंपरागत सीट रही है, ठीक है, ये क्षेत्र रहा है और रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर को कैसे देखते हैं, जिस तरह से आ रही है, बच्चों में स्कूल भी खुल रहे हैं, सरकार किस तरह से मांग करे? देखिए अभी सरकार को इस कोरोना में, वैश्विक बीमारी में बहुत ही लोग इस दुनिया से चले गए हैं। कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, अस्पतालों में बेड की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, और जहाँ भी इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे थे बहुत महंगे हो रहे थे। गरीब आदमी, सामान्य वर्ग के लोग इलाज नहीं करा सकते थे, अगर कराया है तो बर्बाद हो गए। तो ये सब मुसीबतें हैं, तो ये सरकार को बहुत गंभीरता से, देखिए पहले भी पता था सरकार को, 1 साल पहले से पता था कि फर्स्ट वेव आएगी, फिर सेकंड वेव आएगी, अब तीसरी वेव भी अभी देख ही रहे हो फिरोजाबाद में देखा जा रहा है, बच्चे ज़्यादा आएंगे इसमें। शिवपाल जी, आपकी पार्टी किन मुख्य मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जो खास मुद्दे रहेंगे आपके? तो देखिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों का मामला है, किसानों को एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो पूरी तैयारी है, महंगाई और किसानों का मुद्दा और तमाम चीजें, और खासकर जो पिछले दिनों जो महामारी है वो सब भी है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव जी एक इशारा करते हुए, देते हुए कि समाजवादियों को भी एक साथ आना चाहिए, और उसके अलावा अखिलेश यादव कह चुके हैं, राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा, कि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि छोटे दलों को एक साथ लाना, परिवार से का मिलाप जो है वो कब दिखाई दे रहा है आपको राजेश जी? और साथ साथ 400 के पार में जब छोटे दलों को आप एक साथ लेके आते हैं, ये इसी ढंग से 2017 के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी थोड़ा सा इस ढंग से चुनाव लड़ी थी। क्या बीजेपी के पैटर्न को, मतलब जिसमें बीजेपी को वहां जबरदस्त फायदा और उसमें भी 325 सीटें लेकर के आना अपने आप में एक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, 400 के पार का नारा है। तो आपको लगता है कि ये जितने छोटे दल हैं वो साथ साथ आने की तैयारी में, और सबसे बड़ी चीज ये है राजेश जी कि क्या शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, आपने जो बात उठाई आज बहुत अहम चर्चा है, और अब चुनाव चिट्ठी बेहद करीब है। ऐसे में अब रोज नए समीकरण आपको दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हर रोज एक नए समीकरण बनते हैं। कभी ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा, कभी आपको ये लगता है कि जो है कांग्रेस भी एक बार आकर्षित कर सकती है, सपा के साथ जा सकती है। लेकिन पिछली बार चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े दलों के साथ गठबंधन करके देख लिया है कि क्या हश्र होता है। उन्होंने पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके पहले उन्होंने बसपा के साथ किया, दोनों बार उन्होंने मुंह की खानी पड़ी। तो अखिलेश यादव इस बार
दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसी पर अमल कर रहे हैं। इस बार वो किसी बड़े दल की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। पहले बात जरूर चली थी कि आम आदमी पार्टी की ओर साथ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है। समाजवादी पार्टी इस बार बहुत छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। मैं आपको तो पिछले हफ्ते की बात है, अखिलेश यादव ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, एक बहुत अहम बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये देख ले कि उसे किसको हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है या फिर समाजवादी पार्टी को हराना है। इस एक जो उनका स्टेटमेंट था उसके बहुत मायने हैं। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपना अपना गठबंधन देखे, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आज की डेट में देखें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के पास कोई नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल जो सामने सामने दिख रहा है वो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट दिख रही है, महान दल दिख रहा है, और एक उनका छोटा सा दल है, महान दल के अलावा रालोद है। राष्ट्रीय लोकदल सबसे इंपॉर्टेंट है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, जिसके साथ आने से समाजवादी पार्टी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो किसान आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन के बाद रालोद की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हुई है, और रालोद के साथ जो गठबंधन हो रहा है समाजवादी पार्टी का, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समीकरण अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पश्चिमी रालोद के साथ गठबंधन के चलते ही और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर करके सामने आ रही है। लेकिन रालोद के साथ जब गठबंधन की आप बात करेंगे तो अभी कई चीजें पेश फंसी हैं। आप ये ना मत मान के चलिए कि जो अभी समीकरण दिख रहा है वो चुनाव आते आते भी दिखेगा, क्योंकि रालोद और महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट तीनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के मामला भी फंसा हुआ है। रालोद 65 से 70 सीटें मांग रहा है, जनवादी पार्टी जो है 22, महान दल 22 सीटें मांग रहा है, और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी करीब 10 सीटें मांग रही है। इसको लेकर के मामला फंसा हुआ है। पिछली बार जब हुआ था तो रालोद को, आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव याद करिए, तो लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था और उस समय रालोद को 3-3 सीटें दोनों लोगों ने अपने अपने कोटे से दी थी, यानी कि 6 सीटें उसको मिली थी पूरे उत्तर प्रदेश से। इस बार वो 65-70 सीटें मांग रही है। उसके पीछे मजबूरी यह है कि रालोद ने किसान आंदोलन के चलते बहुत सारे दलों को, बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ ले लिया है और वो भी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके चलते रालोद ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है। इसी तरह की बात करें महान दल लगातार जनाक्रोश रैली निकाल रहा है और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और पिछले 23 जनपदों से अभी उनकी रैली निकली है जहां उसको भरपूर समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, बड़ी भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है। आज उसी का कार्यक्रम था, समापन था, जिसमें से मुलायम सिंह यादव नेताजी पहुंचे थे। और आज ही कल से समाजवादी पार्टी ने एक और रैली शुरू कर दी है अपनी, वो भी पीलीभीत से शुरू हो रही है, 1 तारीख से शुरू हुई है और वो भी जो है लंबे समय तक चलेगी। उसमें भी करीब 23 जिलों से होकर के समाजवादी पार्टी अपनी रथ यात्रा निकालेगी जगह जगह से। तो जो अभी गठबंधन की राजनीति दिखाई पड़ रही है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अवसर है। और लेकिन इस बार आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही चुनाव होना है। ये एक मोटी बात है जो मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि इस बार कहीं और नहीं जाएगी जनता के सामने मुख्य रूप से, हालांकि बसपा भी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। बसपा दलित और ब्राह्मण समीकरण को जुटाने की कोशिश कर रही, क्योंकि बसपा को और सपा को दोनों को पता है कि ब्राह्मण नाराज है, तो ब्राह्मणों को अपने अपने खाते में खींचने के लिए दोनों दल आक्रोश आताताई है। सपा कह रही है कि उसके पास, सपा ने 5 लोगों की कमेटी बना दी है, सपा चाह रही है कि ब्राह्मण उसकी तरफ आ जाएं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने सतीश मिश्रा और उनकी पत्नी कल्पना मिश्रा को उसने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया महिलाओं का, ताकि वो महिलाओं को लेकर के आए। और इसी तरह से जो है सतीश मिश्रा को सारी जगहों पर दौड़ाया जा रहा है कि वो ब्राह्मणों को अपनी ओर समेटें। तो ये जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के, बैकवर्ड को लेकर के, लेकिन इस बार जो चुनाव होना है वो समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में लड़ते हुए दिखाई पड़ेगी जब 2022 का चुनाव होगा। अब जनता के सामने मुख्य विकल्प होगा कि जनता किसके साथ जाए। जनता समाजवादी पार्टी का जो माई समीकरण है, यानी मुस्लिम यादव समीकरण, अभी मैं डिबेट में आने से पहले एक समाजवादी पार्टी के नेता से बात कर रहा था, तो उनका कहना मतलब है कि हमारी जो समाजवादी पार्टी का जो माई समीकरण है वो इस बार हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़ा है और वो नहीं दरक रहा है।
क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बैकवर्ड हमारा हमसे बिदक गया था। उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, बिदक गया था, क्योंकि भारतीय जनता हमसे लोग नाराज थे। 5 साल का हमारे पास शासन हो गया था और केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी, तो लोगों को लगा कि एक अच्छा ऑप्शन है और केशव मौर्य अगर मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो जो है एक अच्छा रहेगा बैकवर्ड को लेकर के। इसलिए बैकवर्ड वोट पिछली बार हमारे पास से कुछ % चला गया था और मुस्लिम भी नाराज था। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इस बार बैकवर्ड ये देख रहा है कि उसका खासा नुकसान हुआ है। केशव मौर्य को जिस तरह से लगातार चुनाव जीतने के केशव मौर्य को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया, बाद में केशव मौर्य को हटाकर के योगी आदित्यनाथ आ गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव मौर्य की नेम प्लेट हटा दी गई, वहां उनका अपमान हुआ। फिर आप पिछले 4 सालों से 4.5 सालों के लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैकवर्ड वोट है उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी सहज नहीं पा रही है और लगातार केशव मौर्य का अपमान हुआ। अभी आप देखिए जब मुख्यमंत्री उनके घर गए तभी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्हें स्टूल में बैठा दिखाया गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बैकवर्ड्स को समाजवादी पार्टी जो खींच करके लेके आ रही और अब ये दिख रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी अभी एक है कि जो 8 जातियां हैं उनको पिछड़ी जातियों में शामिल कर रही है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत के आप लिहाज से देखें तो उनका वोट प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे में जो पिछड़ी जातियां हैं वो मजबूती से और खास करके जो यादव है, यादव समाज जो है मुलायम सिंह के साथ मतलब अखिलेश यादव के साथ बहुत मजबूती से खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मुस्लिम भी इस बार लामबंद है क्योंकि मुस्लिम को पता है कि ओवैसी जो है वो लगातार जो राजनीति कर रहे हैं वो मुस्लिम के फेवर में नहीं है, इसीलिए ओवैसी जो राजनीति और आप देख लीजिए ओवैसी के साथ हर दल दूरी बनाए हुए, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, कोई उनके साथ जाना नहीं चाह रहा है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको बीच में रोकना चाहूंगा और जैसे आप अभी बता भी रहे हैं और हम लोग शुरुआत में चर्चा कर भी रहे थे कि इस आज के समापन कार्यक्रम में अचानक मुलायम सिंह यादव पहुंचे। मुलायम सिंह यादव का पहुंचना अपने आप में जान फूंकने जैसी बात है और न सिर्फ पहुंचे, उन्होंने संबोधित भी किया अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उसे सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाभी और भीतर भी जगह दी है पैसे से खड़े होने का। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी, हमारे सरकारों की जागरूकता, हमारे नेता है जागरूक है, इसलिए आप वो प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं, पहली बार लगातार आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जहाँ तक है वो आज की तरीके से नहीं है। आप बाहर देखिए जाते कि हाल बाहर है, यही हाल भीतर है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो आप आए हो तो अध्ययन कीजिए समाजवादी पार्टी क्या है। अगर मैं कहीं किताब हो किताब 72 की है वो हम आपको दे देंगे। तो तालिबान में है कि नहीं, वैसे काफी लोग दे गए हैं, अगर होंगी बाकी वो हम आपको कर देंगे। हाँ ठीक है, इनकी यात्रा है जनवादी यात्रा, इनको बधाई। 22 में साइकिल 16 अगस्त 2 खत्म हुई है। आज इनका स्वागत हो रहा है संजय चौहान जी का। चलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे खुशी है आज आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। तो पहले तो बड़ा हादसा बन जाएगा, कहाँ से लोग आएंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे 2 होड़ हों तब लोग शामिल हो
कीजिए, कौन बोलेगा। तो मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और अमलेंदु जी क्या कहेंगे, अचानक मुलायम सिंह यादव का पहुंचना, वहां लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, क्या मायने रखता है ये? और चुनाव से ठीक पहले क्या एक जान फूंकने वाली बात दिखाई दे रही है यहाँ पर? निश्चित तौर पर राजीव जी ये एक जान फूंकने वाली बात है। और मुलायम सिंह जी का पहुंचना जो है वही अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि लड़ाई जो है आर पार की जो है वो तैयारी हो गई है। मुझको ऐसा लगता है ये लड़ाई जो है वो तैयारी हो गई है। और जिस तरीके से समझा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो घर में बैठे हुए हैं और घर से नहीं निकल रहे हैं, तो अब शायद घर से बाहर निकलना भी अब शुरू करेंगे। और निकलना भी चाहिए, अगर अब भी नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? 22 के बाद तो निकलने का कोई मतलब रहेगा नहीं। 22 के बाद तो फिर घर बैठ नहीं हो जाएगा अगर अब भी नहीं निकलेंगे, तो इसलिए निकलेंगे। आज जो सबसे बड़ी बात थी कि आज मुलायम सिंह जी के पहुंचने के बाद मतलब जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था वो भी एक जबरदस्त उत्साह था। और दूसरा जो आप लोगों को दिखाया कि शिवपाल सिंह की ये जो बाइट आई थी वो भी दिखाई थी, तो इसका मतलब कि घर के अंदर जो दरारें थी वो पार्टी जा चुकी हैं, ये ऐसा लग रहा है। और मुझे लगता है कि 2017 में भी जो नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को, वो अपने घरेलू झगड़े की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ था। और अगर वो झगड़े नहीं होते तो इतना नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होता। और अगर ये दरारें दूर कर ली गई हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई जो है वो अच्छी होने जा रही है, इसमें कोई शक मुझको नहीं लगता है। दूसरा बात की आज जो लोग शामिल हुए उनमें डॉक्टर राकेश सिंह राणा का नाम भी शामिल है। और जो समाजवादी पार्टी को बनाने में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और खास लेफ्टिनेंट एक तरीके से कहा जाए वो मुलायम सिंह जी के रहे लंबे समय तक। और जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें भी वो आरोपी रहे, नेताजी के साथ, शिवपाल सिंह के साथ और देवी प्रसाद वर्मा के साथ, वो भी इसमें एक आरोपी थे। और संगठन को बनाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो भी अब लौट के आए हैं। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह का एक साथ पहुंचना और ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को मजबूती तो प्रदान करेगी ही करेगी। अब जहां तक सवाल ये है कि कौन यात्रा निकाल रहे थे और कौन छोटे दल हैं, तो मुझे लगता है कि इन छोटे मोटे दल जो हैं ठीक है, वो अच्छी बात है कि सबको साथ लिया जाए और जितने छोटे दल साथ में सब साथ में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई महान दल जो है वो ऐसी भी बहुत बड़ी ताकत है कि अब जो उसके आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बल मिल गया। ये 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में महान दल कांग्रेस के साथ था। सलीम शेरवानी बदायूं से 50,000 वोट मिले थे, उसमें कांग्रेस से कितने थे? सलीम शेरवानी के वहाँ खुद का भी अपना असर है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, उनके भी कुछ वोट होंगे अपने व्यक्तिगत। और उसके बाद महान दल के जो बच्चे होंगे वो होंगे। तो महान दल के आने से समाजवादी पार्टी में कोई ताकत आती है ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की जब अपनी ताकत है उसको समेटना था उसको। और सबसे बड़ी बात जो थी, जो अभी तक ये बात थी कि नेतृत्व जो है वो सड़क पर नहीं उतर रहा है, वो कमी जो खल रही थी, मुझे लगता है वो कमी अब दूर होनी चाहिए। नेतृत्व को सड़क पर दिखाई देना चाहिए। और चूंकि अगर ये समय जो है सड़क पे ही लड़ने का है, अगर आप सड़क पे दिखाई नहीं देंगे तो जनता भी फिर आपके साथ नहीं होगी। जनता उसी के साथ होगी जो सड़क पे दिखाई देगा लड़ता हुआ। जनता में नाराजगी है, अखिलेश यादव कहे थे, बिल्कुल 100% सत्य है। जनता में जबरदस्त नाराजगी है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता को भी जो है विकल्प वो चाहिए जो इस नाराजगी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो लड़ते हुए जो दिखाई देंगे जनता के साथ जाएगी, जाहिर सी बात है। अब ये 400 और 3 सीटें किसके लिए छोड़ी गई हैं, मुझे लगता है कि ये तो जो है अखिलेश जी ने जो है वो अमित शाह को बहुत तगड़ी टक्कर दी है। अब अमित शाह जब ये तो नहीं कहेंगे 403 के पार, क्योंकि हरियाणा गए थे तो 65 पार, बंगाल गए तो 200 के पार। तो अमित शाह ऐसी देते, यूपी आते तो 350 के पार मारा देते। उससे पहले उन्होंने अखिलेश यादव ने फेंक दिया कि इस बार 400 के पार। अब अमित शाह आएंगे तो कहें 403 के पार। तो ये जो अमित शाह का नारा जो है, मतलब मुझे लगता है कि वो अब आके यहाँ नहीं फेंक पाएंगे, क्योंकि फेंकने का भी बड़ा लंबा मसला है। तो ये सब फेंकने का है, मतलब पहला जो गोला फेंक है तो अखिलेश यादव ने अमित शाह से जीत लिया है, कोई मिला के ये कहा जा सकता है राजीव जी। बाकी फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि 300 के पार का नारा बीजेपी ऑलरेडी दे चुकी है। तो अब अगला नारा शायद अब 403 के पार जो आप कह रहे हैं, पता नहीं वो भी दे दे। नारा ही देना है, बोलना ही है। और बाद में ये भी बोलना है कि वो जो कह रहा था वो जुमला था, उसको जुमले के हिसाब से समझ लीजिए, छोड़िए आगे बढ़िए। तो खैर लेकिन सीधे आना चाहूंगा शिल्पी जी एक बार आपके पास फिर से, और चर्चा को आगे बढ़ाएं। और अभी 3 बाइट हम लोगों ने दिखाई, सबसे पहले अखिलेश यादव, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव और फिर मुलायम सिंह यादव जी, तीनों। और खासकर जैसा अभी अमलेंदु जी कह भी रहे हैं कि शायद अंदर खाने में ये जो भी दूरियां थी वो मिट गई हैं या मिटा दी गई हैं, और अब सब बिल्कुल
फाइट करने के लिए चुनावी मैदान में तैयार दिखाई दे रहे हैं। आपसे एक सवाल ये है कि क्या समाजवादी कुनबा जो है वो एक साथ आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये क्योंकि आप अंदर खाने बैठी हुई हैं और आपको बहुत सारी बातें पता हैं, इसलिए मैं आपसे ही सीधा पूछना मुनासिब समझता हूं। अंदर में क्या पूरा का पूरा, क्योंकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि समाजवादियों को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, क्या मायने रखता है ये? देखिए, जाहिर बात है कि सब साथ आ रहे हैं। आज से तकरीबन 1 महीने पहले अखिलेश जी ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम चाचा के लिए जसवंत नगर सीट हमेशा से छोड़ते रहे हैं। हमने 17 में भी छोड़ी, हम इस बार भी छोड़ रहे हैं। तो वो जो 400 + 1 वाली वो आंकड़ा वो है। और अब चूंकि आपने आज देखा कि जो माननीय नेताजी के आने से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, तो माननीय नेताजी जो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, उनका सम्मान हर व्यक्ति करता है। जो भी पहले रहे आपस में विवाद, लेकिन हाँ, ये सारी दूरियां मिट चुकी हैं। लेकिन अभी साथ आने का समय अभी नहीं है, आएंगे लेकिन थोड़े विलंब के साथ। लेकिन तय बात है, अंदर से सब कुछ सही हो चुका है और चाचा हमारे साथ हैं में है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा, दिखाएं जरा अखिलेश यादव जी जो 400 के पार का नारा लगा रहे हैं, वो दिखाना। बहुत सारे साथी बाद में जो जुड़े हैं वो भी देख लें, क्योंकि अपने आप में देखिए, ये 400 हो 300 हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जोश कहां है, जोश इज हाई जो बोलते हैं ना, ये कि कितना हाई है अखिलेश यादव का आज, वो जरा दिखाना चाहता हूं। एक बार फिर से अखिलेश यादव की बाइट को दिखाइए। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दोगुनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे, इसलिए महंगा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलावट करके चीजें सस्ती करना चाहते हैं। और अपना सिलेंडर नाप के रखना, अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर की। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से, तो बताओ कैसी सरकार है ये।
बहुत ही मुनासिब और बहुत खासकर जो गैस सिलेंडर वाली बात है कि गैस भी निकाल लेंगे। शिल्पी जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा, फिर राजेश जी आपके पास। गैस सिलेंडर की बात हो रही है और मुझे ध्यान आ रहा है, आप अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी बता भी रहे थे, उज्ज्वला योजना बहुत ही दमदार योजना के रूप में साबित हुई थी पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो था 2017 का, उससे ठीक पहले डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी की गई थी और कहा जा रहा था कि नोटबंदी का जबरदस्त असर दिखाई देगा उत्तर प्रदेश चुनाव में और बीजेपी हार जाएगी, समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन हुआ उल्टा और कहा गया कि उज्ज्वला योजना जो है यानी घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की जो योजना है वो काफी कारगर साबित हुई है। अब 5 साल बाद फिर से गैस सिलेंडर की बात तो हो रही है, गैस सिलेंडर पहुंचाने उज्ज्वला योजना को फिर से जीवित करने की बात तो बीजेपी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ 400 रुपए से अब 900 रुपए यानी कि डबल, जो अभी अखिलेश यादव बता भी रहे हैं, डबल जो गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है और ये भी बोल रहे हैं कि ये सिलेंडर छोड़कर गैस भी निकाल लेंगे, बीजेपी इस ढंग की पार्टी है। क्या आप लोग इस बार फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टेस्ट के रूप में आप लोगों ने देखा है शिल्पी जी 2017 में, जिसमें आप लोगों को पटखनी मिली थी, महिलाएं घर के किचन तक में जो, और आप महिला खुद भी आप जानती हैं अच्छी तरह से, किचन तक पहुंचने वाली बात, और अखिलेश यादव अभी कह भी रहे हैं कि महिलाएं हैं हमारे, जो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इन बातों को और गैस सिलेंडर को ध्यान से वो करना रखना इसको, तो आपको लगता है कि ये एक इशू बन सकता है या बन चुका है? तो जाहिर बात है बन चुका है। देखिए, उज्ज्वला योजना में इन्होंने कनेक्शन फ्री दे दिए थे, लेकिन एक बार के सिलेंडर को लेने के बाद उन बीते 5 सालों में आप देखिए कि बिल्कुल दुगने दामों पे आ चुकी, बल्कि मध्य प्रदेश में तो ये 1000 का हो गया एक सिलेंडर। उज्ज्वला योजना तो इनकी केंद्र से आई थी और वो पूरे देश में लागू की गई, तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की गई थी। फायदा मिला, लेकिन अब नुकसान मिलेगा, क्योंकि इनकी कोई भी जो सोच है वो दूरगामी नहीं होती, दूरदर्शिता से ये प्लान करके नहीं चलते हैं। इनका एक एजेंडा है कि हमें पूरे भारत पे राज करना है, हमें हर चुनाव जीतना है। तो इनकी तैयारी जब इस समय भी थर्ड वेव की पूरी आहट आ चुकी है, जिसको ये वायरल कह रहे हैं, मेरे अनुसार तो वो थर्ड वेव कोरोना है, लेकिन इनका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। तो उन मुद्दों को क्या जनता छोड़ देगी? अगर मेरे ही बजट में जो पहले 5000 में वो बजट हो जाता था, अब वो सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं डीजल पेट्रोल की वजह से, उसके ट्रांसपोर्टेशन के चलते, तिलहन और आपके दलहन दोनों चीजें महंगे हो चुके हैं, तेल, खाद्य तेल महंगे हो चुके हैं, गैस आपकी महंगी हो चुकी है। तो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट तो हर महीने का 1000 से लेके 5000 तक का एक्सीड कर गया है। तो क्या जनता इसको छोड़ देगी? ये मैं मोदी भक्तों की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर मैं ना भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती तो जाहिर बात है मेरी जेब पर भी बड़ा दबाव पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों की तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी हैं, लोगों के रोजगार छूट गए हैं, कोरोना काल में लोग बेरोजगार हैं। इस बीच इन्होंने इस बार, पिछली बार जो उज्ज्वला निकाला था, इस बार इन्होंने निकाला है फ्री खाद्यान्न, मुफ्त खाद्यान्न वितरण हम कर रहे हैं। 5 किलो राशन का अगर आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो वो मात्र 135 से 150 रुपए का होता है। 5 किलो राशन, 150 रुपए का राशन देके क्या आप एक आम औसत परिवार में, जिसमें 2 मियां बीबी और 2 बच्चे यानी 4 लोग होंगे, उसका कितने दिन वो 5 किलो राशन चलेगा? तो ये जो इन्होंने जोर शोर से प्रचार करने का इनका जो पूरा तंत्र है, जो इवेंट मैनेजमेंट इनका है, वो बड़ा जबरदस्त है। झोलों की लॉन्चिंग होती है बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्री तक झोले की लॉन्चिंग करते हैं और आके कहते हैं कि वो 5 किलो राशन हम हर परिवार को फ्री दे रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 5 किलो राशन एक आम परिवार में कितने दिन चलता है। वो उन मुख्यमंत्री को तो शायद गैस सिलेंडर का भी अंदाजा नहीं होगा। तो ये जो इनकी नादानियां हैं, जनता अब उसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है, क्योंकि अब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, कोरोना में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। सीधे लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, लोगों को, मरे हुए लोगों को शमशान घाट में लकड़ियां नहीं मिली, लोगों को लाइन लगानी पड़ी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार को करने के लिए, लोगों को, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को रिश्वत देनी पड़ी अपने परिजन का मुंह देखने के लिए।
इस तरीके का जो भ्रष्टाचार था इतने बड़े लेवल पे कि गंगा किनारे लोगों ने दफन कर दिया अपने परिजनों को क्योंकि लकड़ियां नहीं थी। तो ये सब क्या लोग भूल जाएंगे? जो लोग मरे हैं, आपने कहा पहले तो आपने संसद तक में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना के वजह से मरे उनको सरकार उनका जिम्मा ले रही है। देखिए कितनी कंट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं, केंद्र में कुछ कहा जा रहा है और सरकार में कुछ, प्रदेश में कुछ कहा जा रहा है। आप तो कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से, फिर आप कहते हैं कि इतने हजार बच्चों को सरकार उनका जिम्मा ले रही है। तो अगर कोई मरा नहीं तो वो बच्चे अनाथ कैसे हुए? तो आप यहाँ देखिए जो इनकी टीम 11 थी, फिर वो टीम 9 हुई और वो चुनाव आते आते शायद टीम 1 रह जाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अकेले रह जाएंगे फील्डिंग और बैटिंग करने के लिए। वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं आपको इसमें ये भी बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने एक बाल सुधार कुछ ऐसी योजना की है उन बच्चों के लिए जो कोरोना की वजह से जिनके माता पिता नहीं रहे, उन्होंने कहा स्टेट इसकी जिम्मेदारी लेता है। तो पिछले साल शेल्टर हाउस कांड जो एक के बाद एक खुले थे, कानपुर शेल्टर हाउस कांड हुआ था जिसमें 103 बच्चियां थी और 103 में से 93 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव निकली थी और उसमें से 13 माइनर बच्चियां गर्भवती निकली थी। और उस पर आवाज उठाने पे इन्होंने मुझे जेल भेजा था। कानपुर शेल्टर हाउस कांड के बाद हरदोई शेल्टर हाउस कांड में भी यही निकला कि बच्चियां गर्भवती हैं, सीतापुर में भी यही निकला, देवरिया में भी यही निकला, लेकिन एक भी गिरफ्तारी, एक भी निलंबन, एक भी जांच रिपोर्ट आज तक पब्लिक के सामने नहीं आई है। तो आज हजारों की संख्या में जिन बच्चों को आप कह रहे हैं कि स्टेट उनकी जिम्मेदारी लेता है, क्या उन बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं होगी? क्या उन लड़कियों से वेश्यावृत्ति नहीं कराई जाएगी? शेल्टर हाउस में, आपके सरकारी शेल्टर हाउस में वो बच्चियां गर्भवती कैसे हो गई थी? मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा था। हम जनता की बात करते हैं तो ये हमको उठाकर जेल में ठूस देते हैं। तो ये क्या कर रहा है स्टेट को खुद भी नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है। और अपनी जिम्मेदारी से तो ये बिल्कुल अपना हाथ पल्ला झाड़ चुके हैं। इन्हें सिर्फ इवेंट करने, इन्हें बड़े बड़े इवेंट करने हैं। आजकल रोज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया, लेकिन उनका धरातल पे तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। और अगर हम सवाल करते हैं तो ये सीधे या तो हाथ पैर तोड़ते हैं या कपड़े फड़वा देते हैं। देखिए लखीमपुर खीरी में महिलाओं के कपड़े फड़वा दिए गए, क्यों? ताकि महिलाएं डर के घरों में दुबक जाएं। जो महिलाएं राजनीति में आती हैं, मेरी जैसी महिला भी अगर आएगी तो मुझे एक बार को डर लगेगा कि कोई मेरा पल्ला उसी तरीके से न खींच दे जैसा लखीमपुर खीरी में हुआ। तो बहुत अजीब सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और निसंदेह इन महंगाई के मुद्दों पे, किसान के मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे ही ये चुनाव आर या पार का होगा और हम उसी को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा जो है यानी कि महंगाई है, महिलाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है या महामारी का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दों की बात कर रही हैं शिल्पी जी। लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर खाने में, जैसे शुरुआत में मैं बोला, वैसे ही अंदर खाने में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान अभी भी जारी है। ये बात बाहर आए ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2017 की तरह इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ही विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे। बहुत अच्छी बात है, दावा आप कर रहे हैं। जो भी पार्टियां हैं वो दावा करके ही आती है और जीतने की कोशिश करती है। और साथ साथ ये जो 400 के पार की जगह इन्होंने दावा किया है कि 2022 में 300 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। चलिए 325 का आंकड़ा था, इस बार 300 का आंकड़ा पार करेगी कह रहे हैं, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू नहीं होगा, इनका मानना है। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य इस दावे में उनका कितना दम है ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव के रिजल्ट आने से पहले एक बात सामने आ रही है, वो बात यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्योंकि ये सवाल पूछा गया था, राजेश जी आपको पता होगा, ये सवाल पूछा गया था केशव प्रसाद मौर्य से, तो उन्होंने उस कुर्सी के नाम पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से लोग मानने लगते हैं कि जो अध्यक्ष होगा वही सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और अभी तो हम भी मान रहे हैं कि बाकी समय में भी वही रहेंगे और सब मान भी रहे हैं। लेकिन 2022 के जब परिणाम आएंगे तो योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। ये कहना है मौर्य साहब का, ये कहा नहीं जा सकता है कि कौन बनेगा। लेकिन आप तो याद कीजिए, थोड़ी बीजेपी की बात इसलिए करना जरूरी है यहां पर क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। राजेश जी,
2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। पिछड़ों की राजनीति खूब चली वहां पर और योगी आदित्यनाथ लेकिन बाजी मार गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। क्या एक टी से कसक केशव प्रसाद मौर्य में के पास इर्द गिर्द वो फटकता हुआ वो दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में अंदर खाने में जो लड़ाई है वो कहीं बाहर भी निकल के आ सकती है? आप जो देखते हैं रिपोर्टिंग के हिसाब से भी और बाकी हिसाब से भी, जर्नलिज्म के हिसाब से भी, क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने में, बीजेपी के अंदर खाने में? नहीं, देखिए राजीव जी, आपने जो बात कही बात सही है। केशव और किसी के अंदर जब वो संघर्ष करता है और उसकी परिणति जीत मिलती है और उसको फिर उसके अनुसार परिणाम न मिले तो एक टीस होना स्वाभाविक है। केशव मौर्य के अंदर ये टीस थी और उनको उप मुख्यमंत्री का पद देकर के उसी टीस को मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन केशव मौर्य के बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। केशव मौर्य बहुत पुराने संघ से जुड़े हैं और केशव मौर्य के सामने विकल्प नहीं है, यानी वो अब कहीं और जाने की स्थिति में नहीं है और केशव मौर्य ना ही भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। आपको बता दूं, चाहे वो 2022 का जब परिणाम आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि केशव मौर्य जिद करके बैठ जाए कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद लेना है। ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि संघ के वो बहुत पुराने नेता रहे हैं और संघ के साथ ही वो रहेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन जो सपना जी बात करें, मैं 2 मिनट के लिए उसकी बात करना चाहूंगा। भले वो जितने मुद्दे उठाएं कि महंगाई है, कोरोना काल में लोग परेशान हुए हैं, शमशान घाट में लोग नहीं थे, वो नाम थोड़ा मैं वो कर दे रहा हूं, शिल्पी जी। तो शिल्पी जी की बात स्वाभाविक है, लेकिन शिल्पी जी राजनेता हैं, एक समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं। आप उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा के देख लीजिए और उत्तर प्रदेश में कभी भी महंगाई चाहे जितनी हो, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, इन सब मुद्दों पर उत्तर प्रदेश से कभी चुनाव नहीं लड़ा गया और ना ही उत्तर प्रदेश में काम पर चुनाव होता है। अगर उत्तर प्रदेश में काम पर चुनाव होता तो अखिलेश यादव, ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कह दूं कि एक पत्रकार होने के नाते, कि अखिलेश यादव कभी चुनाव नहीं हारते, क्योंकि अखिलेश यादव से निश्चित रूप से इसमें कोई इधर उधर की बात लाग लपेट की नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत काम किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होता है वह धर्म की राजनीति, जाति और पिछड़ा वोट, अगड़ा वोट, इसी बात की होती है। और अगर इस बात पे चुनाव ना होते तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मियागंज को मायागंज ना करती, फैजाबाद का नाम ना बदलती, प्रयागराज का नाम ना बदलती। आप तमाम सारे ऐसे जिले हैं, ऐसे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में करीब 8 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है जिनका नाम बदल दिया गया। और अभी आपको बता दूं, देवरिया में कल ही रिपोर्ट आई है, देवरिया के 28 कॉलेज हैं जो प्राथमिक पाठशाला थे, उनके आगे, सबके आगे इस्लाम लिखा हुआ था। इस्लामिक प्राथमिक पाठशाला करके आपको इस्लामिक, इस तरह से सबके आगे इस्लामिक लिखा था और वहां पर शुक्रवार को छुट्टी होती थी, रविवार को छुट्टी नहीं होती थी। आज अखिलेश यादव सरकार ने सब इस्लामिक के ऊपर पेंट करा दिया है और वहां देवरिया के डीएम ने कह दिया है कि अब वहां शुक्रवार को नहीं, संडे को छुट्टी होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव इसी पर जीते जाते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव इस पर होते, तभी देखिए आप समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब ब्राह्मण खेल रहे हैं, सभी बैकवर्ड को खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा ध्यान यही है कि किस तरह से, समाजवादी पार्टी के पास आज कोई बड़ा दल नहीं है, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ भी समझौता नहीं कर रही है। शिल्पी जी ने शुरू में कह दिया कि हमने 1 सीट संजय की छोड़ दी है आम आदमी पार्टी के लिए, तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि, और ये स्वीकार भी कर लिया है, बहुत अच्छा स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी तो 1 सीट से ज्यादा उसे हासिल नहीं होना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ अकेले संजय जो है उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकते हैं, उनके पास संगठन नहीं है। आज वो भले कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पास 403 सीटों के लिए प्रत्याशी भी नहीं, क्योंकि संगठन इतना बड़ा नहीं है। और दूसरी बात कांग्रेस के पास है। यहां देखिए, एक बात आप राजीव जी बहुत अच्छे समीक्षक हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि जो चुनाव हो रहा है, यहां सारे दल मिल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस अकेले लड़ेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और सपा अकेले लड़ेगी, और ओवैसी की पार्टी अलग लड़ रही है, राजभर का संयुक्त भागीदारी मोर्चा अलग चुनाव लड़ रहा है। ये सारे लोग मिलकर के किससे लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब मिलकर के नुकसान किसका कर रहे हैं? नुकसान तो एक दूसरे का ही कर रहे हैं, क्योंकि सभी दलों को वो वोट मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। और यही जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि कोई भी दल का एक दूसरे के साथ विलय न हो, किसी भी एक दूसरे के साथ गठबंधन न हो,
यही भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की, और जो अभी 3 तारीख से यानी कल से संघ की बैठक होने जा रही है नागपुर में, वहां भी इसी बात पे मंथन होने जा रहा है। और उन लोग की रणनीति यही है, मेरी संघ के नेताओं से बात, उनका यही कहना है कि हम लोग की कोशिश यही होगी कि सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ें, और सब दल यानी कि आप ये मान के चलिए कि 50% एक और 50% 10-10, अगर 15-15, इस तरह से अगर आप रेशियो बांटेंगे तो इस तरह से समाजवादी पार्टी या कोई पार्टी, भले ही समाजवादी पार्टी कितने अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रही हो, 2022 में जा रही हो, लेकिन शिवपाल चाचा कह रहे हैं कि जो है हम जो है 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर हमारे साथ नहीं हुआ। ये बात दूसरी है कि चुनाव के पहले ये बात सब लोग जानते हैं कि इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएंगे, लेकिन वो उस समय आएंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल मुहाने पर होगा, यानी बिल्कुल अंतिम समय पर आएंगे। पहले वो अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं, पहले वो कह रहे हैं कि हमें 70 सीटें चाहिए, 80 सीटें चाहिए, जबकि वो 1 सीट से ज्यादा वो पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे। इस बार भी उनकी क्या स्थिति होगी अगर वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन अगर वो अलग लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी का वो कम से कम 40 से 50 सीटों पर नुकसान करेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। इसीलिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का गठबंधन होगा या विलय होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दोनों मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और सीटों पर बार्गेनिंग हो जाएगी। जिस दिन अखिलेश यादव चाचा को मनाने चले जाएंगे, पैर छू लेंगे, उस दिन सब कुछ तय हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो भतीजे हैं, वो चाचा हैं, ये सब चीजें बिल्कुल तय हैं। और महान दल, जैसा अमलेंदु जी ने कहा, महान दल, जनवादी पार्टी, इन लोगों का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, इसलिए बार बार आप बहुत ज्यादा जिक्र करना बेमानी है। आप रालोद की बात जरूर कर सकते हैं। रालोद एक इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा, इस बार चूंकि किसान उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जयंत चौधरी और उनके साथ कई बड़े नेता भी आ गए, इसलिए उनको अखिलेश यादव नहीं नाराज करना चाहेंगे। लेकिन सीटों का शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है और पिछड़ों को लेकर के जो राजनीति है उसमें देखना है कि कौन बाजी मार सकता है। अभी स्वतंत्र देव सिंह गए थे मुलायम सिंह से मिलने के लिए, तो उन्होंने एक गुगली फेंकी थी, वो गुगली थी बैकवर्ड वोटों को लेकर के। और जब कल्याण सिंह का निधन हुआ तो उसी को आपने देखा होगा कि कल्याण सिंह का निधन होता है रात में, हालांकि अब वो नहीं, इस बातों का जिक्र करना नहीं ठीक है, लेकिन रात को 9:25 पर पीजीआई में उनके डेथ का ऐलान होता है और रात 10:30 बजे 1090 चौराहे से लेकर पूरे गोमती नगर तक श्रद्धांजलि सभा के पोस्टर लग गए थे। आप सोचिए 1.25 घंटे में किस तरह से पोस्टर छपे और सारी जगहों पर लग गए श्रद्धांजलि। 1.25 घंटे के अंदर ये सारी एक्सरसाइज हो गई। कल्याण सिंह की डेथ को पूरी तरह से राजनीतिकरण किया गया और भारतीय जनता पार्टी के हाड़े के बड़े नेता हैं और वो पिछड़े हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वोटों को सहेजने के लिए पूरी रणनीति अपनाई। अब वो कितनी कारगर हुई ये तो 2022 के परिणाम में पता चल पाएगा, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के पुरोधा यानी मुलायम सिंह चूक गए, उन्हें वहां पर जाना चाहिए था। मैं अपना तर्क दे रहा हूं, हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि कल्याण सिंह ने राजनीति की शुरुआत ही मुलायम सिंह के साथ की थी। तो एक ऐसे मौके पर बसपा जरूर गई, मायावती गई और अभी उनके त्रयोदशी कार्यक्रम में जो है सतीश चंद्र मिश्र भी गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं गए। और जब इनको बोला गया स्वतंत्र देव सिंह को कि आप जाइए और उनको आमंत्रित करिए, भले वो आए ना जाए, अगर नहीं आए उसके बाद, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, अब वो लगातार उनके नेता यही बोल रहे हैं कि वो पिछड़ों के विरोधी हैं, इसीलिए कल्याण सिंह के त्रयोदशी कार्यक्रम में नहीं आए, श्रद्धांजलि सभा में नहीं आए। ये सब चीजें चल रही है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बैकवर्ड को लेकर के अब खींचातानी चल रही सपा और भारतीय जनता पार्टी में। जो भी आदमी बैकवर्ड वोट ले लेगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास सवर्ण उनका अपना फिक्स है, सवर्ण वोट 15% आप मान के चलिए, सवर्ण वोट उनके पास फिक्स है। और जो पिछड़ा वोट है, पिछड़े वोट में वो सेन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े वोट में 27% जो वोट है उसमें से यादव उनके साथ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो बाकी का है, जो गैर यादव है और जो गैर जाटव है, जो बसपा का जो गैर जाटव है वो भी बसपा के साथ नहीं जाएगा और जो सपा का गैर यादव है, इन दोनों वोटों पर सहेजने की पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और इसी को सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इन दोनों को सहेजने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी देखे, अगर ये दोनों उसके साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपने वोटों को सहेजने यानी माई समीकरण अगर वो साथ ले गए तो निश्चित रूप से लोग नाराज हैं, कोरोना की बीमारी से लोग परेशान थे, लोगों के पास विकल्प नहीं है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन अखिलेश यादव इस विकल्प को सशक्त बना पाने में और लोगों के सामने कितनी मजबूती से रह पाएंगे, यानी जब लोगों को यह आभास हो जाएगा कि भारतीय समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुकाबिल है
और वो इस तरह सक्षम है। 400 पार तो नहीं संभव है, 400 पार का नारा है। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, इन्होंने नारा दे दिया सबका सम्मान सबका साथ, यानी ये जो है अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नेता रहता है नारा देते हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं। आप अभी उसके पीछे मत चलिए, आपको उसको आगे चलना है, तभी आपको पता चल पाएगा। वो कह रहे हैं 300 पार, आप कह रहे हैं 400 पार। तो समाजवादी पार्टी को इस बार थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं उनको समझ ले, यानी यादवों को, और मुस्लिम वोट को ना बिखरने दे। ये समाजवादी पार्टी को बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुस्लिम वोट बिखरता है, जिसके लिए ओवैसी बहुत खास रणनीति बना रहे हैं, आपको बता दूं, और ओवैसी सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वोट में बिखराव होता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान होगा, और इसी को समाजवादी पार्टी को ध्यान रखना है। अगर अपने माई समीकरणों को सहज ले गई तो निश्चित रूप से कुछ वोट उसे ऐसा मिलेगा जिसके चलते समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम रहेगी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, लेकिन शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही थी। शिल्पी जी, आप कुछ कहना चाहती थी। जी शिल्पी जी, देखिए बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है राजेश जी ने, और एकदम जमीनी दिया है। मैं बिल्कुल हर एक शब्द से सहमति रखती हूँ, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि एनवाई फैक्टर को थोड़ा सा किनारे रखिए, क्योंकि हमारे नेता इस समय 85 और 15 की लड़ाई पे लड़ रहे हैं। हमारे समीकरण मुझे हालांकि ये कार्ड्स नहीं खोलने चाहिए, लेकिन अब बात हो रही है तो मैं बता रही हूँ कि हम 85 और 15 की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ओबीसी पिछड़ा वर्ग से हमारे पास केशव देव मौर्य जी हैं। केशव देव मौर्य जी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। और बहुत लंबी यात्रा लेके ये जो चल रही है, उन्होंने बरेली से जन आक्रोश यात्रा निकाली है। नरेश उत्तम पटेल जी, ये नौजवान किसान पटेल यात्रा लेकर निकल चुके हैं। वो गांव गांव निकले हुए हैं और 64 दिन का उनका पूरा प्रोग्राम है। केशव देव मौर्य जी का, केशव प्रसाद से ना आप कंफ्यूज करिएगा, केशव देव मौर्य जी अपनी जन आक्रोश लेकर चल रहे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जो है उसमें देखिए संजय सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। रालोद और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गठबंधन रहा है, बहुत लंबे समय से। अजीत सिंह जी के जाने का हमें दुख है, लेकिन जयंत काफी सक्षम है और उन्होंने पार्टी को पूरा ले रखा है अपने साथ। तो ये जो आपने एक बात कही कि अब सिर्फ सीटों की जो बार्गेनिंग है, और ये बात हकीकत है कि इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ भाजपा और सपा के बीच में है। तो रेस्ट जो भी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहेंगी वो हमारे साथ आएंगी, ये जानते हुए खुद को वो स्वयं में आकलन कर लें कि वो कितनी सीट जीतने में सक्षम हैं। खुद हमारे नेता भी इस चुनाव में किसी भी ऐसी सीट पर दांव नहीं लगाएंगे जहां उन्हें लगेगा कि मेरी पार्टी यहां पर कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं इसको टिकट दे दूं। तो ये हम जानते हैं अंदरूनी बात। जहां पर चाचा की पार्टी मजबूत होगी वो निसंदेह चाचा को सीट देंगे। जहां पर महान दल मजबूत होगा, निषादों के बीच हमारे नेता निकल चुके हैं, कश्यपों के बीच में राजपाल कश्यप जी हमारे एमएलसी हैं, बहुत मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। और दलित वोटों पे राम कुमार निर्मल जी हमारे यहाँ से काम करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी जो लोग ये कहते थे कि अखिलेश यादव कमरे से बाहर नहीं निकलते, एसी से नहीं निकलते, ट्विटर करते हैं, तो आने वाला थोड़ा सा मुझे लगता है बस 1 महीना और दीजिए, आप लोग मानेंगे कि उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश को एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, यह दावा है शिल्पी जी का। लेकिन अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। ओवरऑल सारी बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन एक बात जो राजेश जी की थी वो बात ये कि जब ओबीसी कुनबे में सेंधमारी में की जो बात आ रही है और उसमें बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है कल्याण सिंह के कारण, उनके जाने के कारण, लेकिन यहां पर एक चूक बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को या अखिलेश यादव को जाना चाहिए था, उनकी 13वीं में के कार्यक्रम में नहीं गए। क्या ये कोई चूक है, राजनीतिक स्टंट कहें, या इसका बेनिफिट कहीं और दिखाई दे रहा है, या ये कि बीजेपी जो है वो ये जान रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो हैं आज की तारीख में नाराज हैं, और ये अब जग जाहिर है, सब लोग जान रहे हैं। ऐसे में ओबीसी को किसी भी तरह करके अपनी तरफ किया जाए। कल्याण सिंह का
जाना और उस पर जो भी जितनी सारी चीजें अभी हुई, लगभग 10 ऐसी जगह हैं, सड़कें हैं जिसका नामकरण किया जाएगा और भी बहुत सारी चीजें कल्याण सिंह के नाम पे होने वाली हैं। ये सब क्या बेनिफिट के लिए और उस मैदान पे जो सियासी मैदान है उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं? देखिए राजेंद्र जी, एक तो पहली बात यह है कि ओबीसी जो है कोई एक जाति नहीं है, कई जातियां हैं और सब जातियों के अपने अलग अलग नेता हैं। तो कल्याण सिंह पूरे ओबीसी के नेता थे ऐसा नहीं है। और अगर कल्याण सिंह ओबीसी के नेता थे तो हिंदू हृदय सम्राट कौन था? मोदी जी तो आज बने हिंदू हृदय सम्राट, कल्याण सिंह तो पहले के हिंदू हृदय सम्राट थे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को उठाने के लिए कल्याण सिंह को नीचे गिरा दिया। तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है कल्याण सिंह के साथ उनके मरने के बाद भी नाइंसाफी कर रही है। दूसरी बात की अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ केंद्र में और बीएल वर्मा जो कल्याण सिंह के ही शिष्य हैं, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे तरीके से, मेरे ही जिले के हैं और बहुत साधारण से कार्य करता है। मतलब उनकी हैसियत नहीं थी कि वो ग्राम पंचायत का भी चुनाव जीत सके। आपने उनको तो केंद्रीय मंत्री बना दिया और आपने राजवीर सिंह को मंत्री नहीं बनाया। तो ये क्या है? ये किसको आपने चोट पहुंचाई? कल्याण सिंह को पहुंचाई या किसको पहुंचाई? तो ये सवाल उठेंगे ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल्याण सिंह के नाम पे लोटा लेके घुमा देंगे और लोटों पे आपको वोट मिल जाएगा सबको। तो ये लोटे जो है, ये लोटा घुमाना भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है और पिछले समय लोटे घुमाते रहे हैं, तो लोटों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। मतलब सब जान चुके हैं कि अटल जी की वो निकली शव यात्रा, प्रधानमंत्री थे वो कई किलोमीटर जो पैदल चले, अब भूल गए प्रधानमंत्री अटल जी को भी। अटल जी के नाम पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब चुनाव आ जाएगा तो फिर यूपी में याद आ जाएंगे अटल जी की, ब्राह्मणों के वोट लेने। तो अटल जी भी कभी ब्राह्मणों को नेता नहीं हुए थे। अगर ब्राह्मणों के नेता रहे हो तो लगातार चुनाव नहीं हारते अटल जी भी। तो मतलब ये जो है अपने हिंदू नेताओं को ये क्यों जो है वो ओबीसी का नेता और ब्राह्मणों को नेता ये सब घोषित करने तो लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? मतलब क्या कल्याण सिंह छोटे स्वयंसेवक थे? कल्याण सिंह की दीक्षा में कुछ कमी रह गई थी? कल्याण सिंह जो थे क्या ओबीसी थे इसलिए स्वयंसेवक नहीं हो सकते थे? तो लोगों के आरोप सही है कि स्वयंसेवक हो ही नहीं सकता कोई ओबीसी और पिछड़ा दलित जो है। तो ये आरोप सही है फिर इसका मतलब। दूसरी बात जहां तक ये है कि ओबीसी के अंदर जो नाराजगी है, तो वो केशव प्रसाद मौर्य उसको व्यक्त करे या ना करे, वो नाराजगी है। केशव प्रसाद मौर्य व्यक्त नहीं करेंगे तब भी नाराजगी है। लेकिन जिन ओबीसी को अब समस्या ये है कि जिन ओबीसी को अब भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है और अखिलेश यादव से भी नाराजगी है और मायावती से भी नाराजगी है, तो वो ओबीसी कहां जाएगा? तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस कायदे से काम करे तो वो ओबीसी कांग्रेस के साथ जा सकता है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी कश्यप जो मल्लाहों की जो नाव है वहां पे थोड़ी नहीं है, उसको जिस तरीके से उन्होंने उस मुद्दे को उठाया तो उस वोट में उनका असर पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2002 वाली स्थिति में पहुंच जाए, नंबर 4 की पार्टी पे। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सवर्ण वोट जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। सवर्ण वोट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, ठीक है जो हिंदू हो गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का रख लेंगे, सवाल फिर भी सवर्ण है ना। अब जो ब्राह्मणों की जो हत्याएं हो रही हैं, जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से जो ये सब आवाजें चीजें उठ रही हैं, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा ना। आप जो योगी जी का पोस्टर सामने रखेंगे और फिर आप चाहेंगे कि ब्राह्मण आपको वोट दे दे, योगी जी का पोस्टर सामने रखेंगे और चाहेंगे कि ओबीसी आपको वोट दे दे। तो कल्याण सिंह का चेहरा मतलब फोटो दिखा के माला पड़ी हुई और सामने जो है योगी जी को रख के तो ओबीसी आपको वोट नहीं दे रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी जो बहुत दिक्कतें हैं और आने वाले समय में बहुत सी चीजें नई तरीके से बन सकती हैं। अभी हमको लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी चलाई है, हो सकता है जो शिल्पी जी कह रही है या अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार वाली बात, वो 400 पार वाली बात हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हो तो वो पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा है क्योंकि अभी बहुत से समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार, लेकिन समस्या वही है जैसा राजेश जी भी कह रहे थे कि ओवैसी आ रहे हैं, कि फलाने आ रहे हैं, ढिमके आ रहे हैं। ये सब जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाएगी, दूसरे लोग कहीं उस पिच पे ना खेलने लग जाए, बस यही दिक्कत होगी। क्योंकि अगर उस पिच पे खेलने लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी की पिच पे नहीं खेलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खुश हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो घोर सांप्रदायिक हिंदू है, जो गर्व से कहो सीना चौड़ा करके कहता है, वो 2 से 3% से ज्यादा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का जो असली वोट बैंक है वो वही है जो 2002 में था। तो 2017 में या 2019 में या 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिला, वो हिंदुओं के नाम पे नहीं मिला,
विकास के नाम पे मिला, ओबीसी के नाम पे मिला, छोटे दलों के साथ गठबंधन के नाम पे मिला, इन सब चीजों को मिला। तो वो अब चीजें जो है वो गलत नहीं है। और सामने आ चुका है जो 15 लाख रुपया खातों में आना था, 2 करोड़ रोजगार आने थे, वो चीजें भी सब सामने आ चुकी। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जादूगर हैं, तो वो जादूगरी अपनी नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे सत्ता में वापस लौटने का। अब योगी जी बनते हैं नहीं बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी लौटती है नहीं लौटती है, वो बात अलग की है, लेकिन लड़ाई उत्तर प्रदेश की दिलचस्प होगी। बहुत सी चीजें जो है वो चुनाव आते आते बदलेंगी नहीं। तो बहुत सारी बातें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि 2002 से लेकर के अभी तक और जो एक वोट बैंक है बीजेपी का, वो वोट बैंक बिल्कुल सही बात है कि वो जहां है वहां है। और उसके अलावा फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, जो यहां से वहां से इधर जाते हैं। और 2014 से लेकर के 2017 और उसके अलावा 2019, ये बिल्कुल 14 से 19 के बीच जितने चुनाव हुए और उन चुनावों में एक अलग स्थिति थी। 2019 का चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव जो था, उसमें भी परिस्थितियां कुछ और थी। बाद में पुलवामा के बाद परिस्थितियां बदल गई, राष्ट्रवाद की आंधी बही, आप सब जानते हैं, तो यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन उसके बीच में अगर हम कहें आज की बात, तो बात यही है कि सब अपने अलग अलग पिच पे लड़ें तो ज्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छा उदाहरण बिहार है। हालांकि अपोजिशन की सरकार नहीं बन पाई, यानी कि राजद और कांग्रेस की सरकार, उनकी जो उनका गठबंधन था, महागठबंधन, साथ में वाम दल भी थे, वो सरकार नहीं बन पाई। लेकिन वहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जो पिच तैयार की थी, उस पिच पर धीरे धीरे बीजेपी बैटिंग करती हुई दिखाई दी थी। यानी कि चाहे वो युवाओं को रोजगार का, आप याद कीजिए, रोजगार का मामला हो, चाहे और भी कई सारे ऐसे मामले थे जिसमें तेजस्वी यादव काफी आगे निकल गए थे। शायद कुछ कमोबेश वैसा ही करना होगा अखिलेश यादव को भी, ताकि वो पिच अपनी तैयार करें। 400 के पार का नारा, और मैं मानता हूं कि एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया उन्होंने कि इसके आगे तो अब बीजेपी कुछ बोल ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही पिच तैयार करना होगा आपको कि अब या तो आप हमारे साथ हो लीजिए, यानी हमने जो पिच तैयार की है उस पिच पर आकर के बैटिंग कीजिए, बॉलिंग कीजिए, या आप कुछ और सोचिए। तो बहुत कुछ है अभी आने वाले समय में, जैसा अभी अमलिंदु जी बता भी रहे थे कि 5 महीने का वक्त है और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, और रोज कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए निकल के आएगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। शिल्पी जी हमारे साथ होंगी, हमारे साथ राजेश जी होंगे और हमारे साथ अमलिंदु जी होंगे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। शिल्पी जी आपको भी, राजेश जी आपको भी, और अमलिंदु जी आपको भी। बहुत सारी बातें हैं जो और अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे, लेकिन आज आप लोगों से विदा लेता हूं। और विदा लेता हूं तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों से जो लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट तो लिखते रहे, लेकिन आप लोगों के कमेंट आज नहीं ले पाया। पढ़ रहा था जरूर आप लोगों के कमेंट को। विष्णु प्रसाद यादव जी लगातार नाराज होकर के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इनका हक है, डेमोक्रेसी है। जिस डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, तो उस डेमोक्रेसी में विष्णु जी जैसे लोग भी हमारे साथ जुड़े, मुझे खुशी होती है। विष्णु जी आते हैं, प्रशांत जी आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, अशोक सक्सेना जी जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो तमाम साथी, आपसा खान जुड़ती हैं रोज हमारे साथ, सूरज गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, वैक्स गेमर हमारे साथ में हैं, अहमद हुसैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनप्रीत जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो किसान आंदोलन लिख रहे हैं। किसान आंदोलन से बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि ईवीएम की कमी के कारण 5 राज्यों में जल्द चुनाव कराने से इनकार। तालिबान से बातचीत, किसान से बातचीत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तालिबान से तो बात करोगे लेकिन किसान से नहीं, ये कहां तक उचित है। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मांगने का मुंह नहीं, धर्म के नाम पर लड़ने चाहते हैं मोदी और बाकी ये कह रहे हैं। तो विकास की बात तो कर ही नहीं पाते हैं ये लोग। सौरभ यादव हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक जी हैं, प्रशांत जी हैं, प्रशांत मिश्रा, राहुल कुमार हैं, मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए हैं, तनवीर आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवेश लाल यादव जुड़े हुए हैं, राकेश तिग्गा हमारे साथ में हैं, कुंदन बिहारी जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर भी चर्चा करें सर। 2014 से 2021 तक क्या बात करो, भ्रष्टाचार और चारों तरफ भ्रष्टाचार
समाचार ही है। ओम प्रकाश सारनाथ भी हमारे साथ में, जो कह रहे हैं कि महंगाई से मध्यम वर्ग ही ज्यादा प्रभावित है, पर चुप और भयभीत है, उच्च वर्ग के आय के स्रोत हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात महंगाई की आप कर रहे हैं। सूरज गुप्ता भी हैं, भगवती देवी भी हमारे साथ वी लव विद डीवी लाइव लिख रहे हैं। तो तमाम साथियों, और मनप्रीत हैं, यासीन अंसारी हैं, सीमा खातून लगातार बनी हुई थी, तो तमाम आपसा खान हमारे साथ बनी हुई थी। आप सबको एक बार फिर से, आरिफ खान भी, राहुल भी, उसैद अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं, जावेद भी हमारे साथ बने रहे। तो तमाम साथियों, अब आज विदा लेने का वक्त हो गया है और कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी। लेकिन शनिवार आप याद कीजिए कि पिछले शनिवार को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का आधा जो ओपिनियन पोल था वो दिखाया था, आंकड़ों, जातिगत आंकड़े, और आखिर में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, ये ओपिनियन पोल हम आने वाले अभी वाला जो शनिवार है उसमें लेकर आएंगे। तो उस दिन जरूर जुड़िए, लेकिन कल शाम 7 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।